हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप बुक 1। नेक्स्ट वीडियो हम इसका स्टार्ट करते हैं। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहले पहला वीडियो देखे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें आज परिवहन। ये तृतीयक क्रियाकलापों की बात हो रही है। परिवहन भी तृतीयक क्रियाकलापों में ही आता है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन क्या? परिवहन एक ऐसी सेवा है या अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल कौन सा होता है? जो कारखानों या उद्योगों में बनता है। संपत्ति, अपनी संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यानी परिवहन से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जो उद्योगों में माल बन रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, और अपनी संपत्ति को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से ले जाया जा सकता है। तो परिवहन एक ऐसी सुविधा है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने वाला उद्योग है। यानी मनुष्य, जब से परिवहन की खोज हुई है, मनुष्य क्या हो गया? गतिशील हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में जा सकता है। जब ये परिवहन नहीं थे तो पैदल चलता था मनुष्य, पैदल दूरी तय करता था, तो उसे दूरी तय करने में कई दिन, वर्ष भी लग जाते थे। तो परिवहन ने मनुष्य को गतिशील बना दिया है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, यानी वस्तुओं का उत्पादन, उनका वितरण, उनको इधर उधर भेजना और उपभोग में सहायता देने के लिए, यानी उनका उपयोग करने के लिए, जो वस्तु की उत्पादन हो रही है उनको अलग अलग स्थानों पर भेजने और उनका उपभोग करने के लिए तीव्र यानी तेज और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। यानी तेज होनी चाहिए और सक्षम, यानी उसको परिवहन व्यवस्था ऐसी हो जानी चाहिए जो उस सामान को आसानी से इधर से उधर ले जा सके। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है। परिवहन के द्वारा अब क्या होता है कि भाई एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर हम ले जा रहे हैं तो कितनी दूर ले जा रहे हैं, ले जाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो उसके आधार पर भी जो वस्तु है उसका मूल्य बढ़ जाता है। और परिवहन दूरी क्या होती है? परिवहन दूरी को हम किलोमीटर की दूरी, यानी कितनी दूर है, वहाँ कितना समय दूरी, ये सब एक ही बात है। किलोमीटर, परिवहन दूरी को किस में मापते हैं? किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी। ठीक है, किलोमीटर कितनी दूर है, कितना समय लग रहा है, कितनी लागत आ रही है, यानी ईंधन में कितना खर्चा आ रहा है, तो उसमें यात्रा के खर्च के रूप में इसको हम मापते हैं। और मानचित्र पर एक समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको समकाल रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लो ये एक स्थान है ए, तो यहाँ पर एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है। मान लो यहाँ से यहाँ ये बी मान लिया, बी स्थान, सी और डी। ए से बी तक जाने में भी 1 घंटा लगा, ए से सी तक जाने में भी, और तो ठीक है। अब जब इन स्थानों को हम काल्पनिक रूप से मिला लेते हैं तो इस रेखा, ये जो रेखा बन रही है इसको हम बोलते हैं समकाल रेखाएं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी रेखा है, इस रेखा पर कहीं भी आपको सामान पहुंचाना है ए पॉइंट से, तो वो समान दूरी पर यानी समान समय में पहुंच जाएगा। इसलिए समान दूरी तो नहीं कह सकते, समान समय में वो पहुंच जाएगा, इसलिए उसको समकाल रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। अब परिवहन, ये जो परिवहन सुविधा है इसको क्या क्या चीज़ प्रभावित करती है? ठीक है। नेक्स्ट है परिवहन की मांग। अब परिवहन की मांग ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किस चीज़ पर निर्भर करती है? ये जनसंख्या के आकार से अत्यधिक प्रभावित होता है। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जैसे जैसे इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसमें परिवहन की मांग बढ़ती जा रही है कि जनता को परिवहन की जरूरत है। जैसे पहले जब मेट्रो नहीं थी तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो लगा कि हाँ कुछ ऐसी ट्रेन होनी चाहिए जो शहर के अंदर चले और लोगों को आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर छोड़ दे बिना जाम के। क्योंकि अगर मेट्रो नहीं होती तो सोचो आज दिल्ली में जाम की स्थिति क्या होती, जबकि अब भी इतना जाम लगता है। तो ऐसे धीरे धीरे परिवहन की मांग होती रहती है और सरकार उस पर योजनाएं बनाती रहती है और लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती रहती है। तो जनसंख्या का आकार कितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो परिवहन ज़्यादा चाहिए होगा। अब जैसे दिल्ली में मेट्रो है, भारत के हर शहर में तो मेट्रो नहीं है, लेकिन जिन जिन जगहों पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ मेट्रो की सुविधा अब धीरे धीरे देनी शुरू हो गई है। कहीं पर
मिल गई है और कहीं पर ये चल रही है। और हमारे देश में मेट्रो सबसे पहले कहाँ आई थी? कलकत्ता में आई थी। ऐसे ही नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, यानी औद्योगिक केंद्र में जो कच्चा माल और जो कच्चे माल के बाद जो पक्का माल बन जाता है उसको इधर उधर ले जाने, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके बीच में व्यापार संबंध करने, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, यानी उनके बीच में जो जमीन है, हमारी स्थल है, उसका रूप कैसा है, वो प्लेन है, मरुस्थलीय है, पहाड़ी है, कैसा है, उनके बीच जलवायु कैसी है, और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध मुद्रा यानी परिवहन खर्च पर मार्ग निर्भर करते हैं। ठीक है, नगरों के बीच में, कस्बों के बीच में, गांवों के बीच में, औद्योगिक केंद्रों के बीच में, और उनके बीच में क्या देखा जाता है कि भाई जब हमें सड़क बनानी है, कोई रेलवे लाइन बिछानी है, या कुछ और काम करना है, परिवहन कैसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, उसमें जो खर्च आता है मार्ग बनाने में, उसको हम परिवहन खर्च के रूप में क्या करते हैं? मापते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ये परिवहन को प्रभावित करती हैं। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, एक अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाना। देखो क्या कहता है, संचार सेवाओं में शब्दों यानी शब्दों को और संदेशों, तथ्य और विचारों का आदान प्रदान शामिल है। यानी अपने विचार, अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, उसके संदेश हम कैसे प्राप्त करें, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये डायरेक्ट भी होता है, मान लो आप किसी के सामने बैठे हो, आप आपस में बातचीत कर रहे हो, तो वो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। तो लेकिन जब दूर दूर स्थान पर बैठे होते तो पुराने ज़माने में जब मोबाइल वगैरह नहीं थे तब क्या होता था, और लेखन भी तो बाद में आया, पहले तो शब्दों से ही चलता था। तो लेखन के आविष्कार के बाद जब लेखन यानी जब लिखावट आ गई, जब ये तुम्हारी राइटिंग्स बन गई, जब अलग अलग भाषाएं बन गई और उन भाषाओं को लिखाई के रूप में उतारा जाने लगा के बाद संदेशों को संरक्षित किया जाने लगा। यानी संदेशों को संरक्षित करना मतलब किसी लेटर पर लिखा जाने लगा। जैसे पुराने ज़माने में वो कपड़े का चिट्ठी सी होती थी, उसको रोल करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोड़े पे जाता था देने, तब घोड़े पे जाता था, फिर डाकघर आए, फिर हवाई जहाज में भी जाने लगे। तो बहुत धीरे धीरे समय के साथ ये बदलता जा रहा है। ठीक है, तो संरक्षित किया जाने लगा, उसको सेव किया जाने लगा, और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। जो परिवहन के साधन हैं ये संचार उस पर निर्भर हो गया। परिवहन जितना तीव्र होगा ये संचार हम उतनी ही तेजी से पहुंचा सकते हैं। संचार का मतलब संदेश। संचार हाथ से, पशुओं द्वारा, नाव द्वारा, सड़क द्वारा, रेल द्वारा, वायु द्वारा प्रवाहित होते हैं। जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है वहाँ डायरेक्ट भी देना पड़ सकता है, कहीं पर पशुओं पे जाते हैं यानी घोड़ों वगैरह पे जाते हैं, नाव में भी जाना पड़ सकता है, सड़क से भी संदेश भेजा जा सकता है, रेल से भी, और हवा हवा यानी हवाई जहाज वगैरह से। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। यानी जब हवा से जा रहा है तो वो भी संचार पथ है, रेल से जा रहा है वो भी संचार पथ है, सड़क से जा रहा है वो भी संचार पथ है। का मतलब क्या है, जब संचार यानी संदेश हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो वो किस साधन के माध्यम से जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, उसी को संचार पथ कहते हैं। जहां परिवहन का जाल तंत्र सक्षम होता है यानी परिवहन अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है, परिवहन की सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, जहां पर वहां संचार का फैलाव अत्यंत सरल है, वहां संदेश भेजना बहुत आसान है। मोबाइल दूरभाष यानी मोबाइल फ़ोन और उपग्रह यानी सैटेलाइट जैसे आविष्कारों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। तो परिवहन से मुक्त करने का मतलब क्या, अब ये चीज़ें परिवहन के ऊपर डिपेंड नहीं रही। कोई भी आप मोबाइल में मैसेज टाइप करो, जिसको भेजना चाहते हो तुरंत भेजो, सेकंडों में उसके पास पहुंच जाएगा। उसके लिए किसी भी प्रकार के परिवहन की ज़रूरत नहीं है। परंतु इसके बावजूद भी संचार के पुराने माध्यम अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और सैटेलाइट वगैरह अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। पुराने साधन भी चल रहे हैं और जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे इतना सब कुछ होने के बाद, सैटेलाइट हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इसके बावजूद भी आज भी पूरे विश्व में विशाल मात्रा में डाक का निपटारा डाकघरों द्वारा ही होता है।
होता है ना, कुरियर सर्विस है, डाकघर है, ये अभी भी ख़त्म नहीं होगा। तुम किसी ऑनलाइन से कुछ सामान मंगाते हो तो कुरियर सर्विस के द्वारा आती है, या किसी को कोई पार्सल भेजना है, एक देश से दूसरे देश में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कैसे भेजोगे? वो मोबाइल से थोड़ा जाएंगे, है ना। कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि ओरिजिनल साइन चाहिए होते हैं, उसमें फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, तो हम कैसे भेजेंगे? डाकघर से भेजेंगे। तो डाकघरों का जो महत्व है वो कभी भी कम नहीं होने वाला किसी भी देश में। अब आता है दूरसंचार। दूरसंचार यानी टेलीफोन वगैरह। तो दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई उसके डेवलपमेंट से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट हो गई, जब तारे बिछ गई इधर उधर, तब दूरसंचार का आविष्कार हुआ था। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण, क्योंकि इसमें बड़ी स्पीड से संदेश जाते हैं, इस संचार के माध्यम ने क्रांति ला दी थी विश्व में, कि इतनी तेजी से भी संदेश हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इससे संचार का मतलब है संदेश, संदेश भेजने, सप्ताह से मिनटों में और मिनटों से सेकंडों में आ गया। मोबाइल फ़ोन या मोबाइल दूरभाष जैसी नई और उन्नत आविष्कार ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, जिस आदमी को भेजना चाहते हो बस उसके पास भी मोबाइल होना चाहिए, अपने विचार तुरंत उसके पास आपने भेज दिए, और तुरंत तत्काल। पहले क्या क्या यूज होता था? तार, प्रेषण, ये सब संदेश भेजने की चीज़ थी। मोर्स कोड, टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। अब ये ना के बराबर यूज करी जाती हैं। वर्ल्ड में कोई बिल्कुल ही गरीब देश होगा वहाँ बेशक से यूज होती हैं, वरना अब ये यूज नहीं होती। हमारे देश में अब ये यूज नहीं होती। इसके अलावा हम रेडियो, दूरदर्शन, टीवी जो है, अखबारों के माध्यम से भी संचार या संदेश भेजते हैं। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में अधिक संख्या में श्रोताओं को प्रसारण करते हैं। जैसे मान लो हमें बहुत बड़ी जनसंख्या को कोई संदेश भेजना है, तब हम रेडियो का, समाचारों का, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब नोटबंदी हुई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आए, उन्होंने बताया कि कल से क्या, अभी से इसी वक्त से 500 और 1000 के नोट बंद। तो पूरे देश में वो सारी खबर विद इन, जो उसको सुन रहे थे, 5 से 7 मिनट में पूरे देश में, यानी 125 करोड़ लोगों को तुरंत पता चल गई। तो ये भी एक हमारा संचार का माध्यम है, बहुत अच्छे। और इन्हें हम जनसंचार का माध्यम कहते हैं, क्योंकि जन मतलब लोगों को जब संदेश भेजना हो तब हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत आसानी से संदेश उनके पास चले जाते हैं। समाचार पत्र यानी पेपर, जो अखबार आता है, भी विश्व के सभी कोनों में घट रही घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम है। समाचार पत्र में भी विश्व के सभी कोनों में जो घटनाएं घट रही हैं उनका उल्लेख समाचार पत्र में यानी पेपर में, अखबार में आता है। उपग्रह यानी सैटेलाइट संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जो उपग्रह बना रखे हैं वहाँ से भी सूचनाओं का प्रसारण होता है। और इंटरनेट के आने से तो वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति ला दी थी। वास्तविक क्रांति कब आई है? जब इंटरनेट आ गया। इंटरनेट से तो हम कुछ भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोबाइल से कैसे भेजते हैं? अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे भेज दोगे? ठीक है, मैसेज ही भेज सकते हो, बाकी तो व्हाट्सएप वगैरह कैसे भेजोगे? तो ये हो गया। अब सेवाएं, इनके अलावा और सेवाएं क्या क्या होती हैं? सेवाओं का अर्थ है नौकरी करना, किसी चीज़ की व्यवस्था करना, रखरखाव रखना, किसी चीज़ का मरम्मत करना, किसी की मदद करना आदि के कार्य ये सब सेवाओं में आते हैं। यह लोगों के लिए और उद्योगों के लिए, दोनों के लिए उपलब्ध होती है। जैसे परिवहन सेवा लोगों के लिए भी उपलब्ध है और उद्योगों के लिए भी। उद्योग भी अपना माल इधर से उधर ले जाने के लिए क्या करते हैं? परिवहन का प्रयोग करते हैं। और लोग खुद इधर से उधर जाने के लिए क्या करते हैं? ये भी परिवहन का प्रयोग करते हैं। परिवहन क्या? एक सेवा है। और यह सेवाएं कैसे प्राप्त होती हैं? भुगतान के बदले। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको भुगतान करना होता है, यानी पैसे देने होते हैं। अब इन सेवाओं को भी दो भागों में बांट दिया, एक निम्न स्तर की सेवा और एक उच्च स्तर की सेवा। अब निम्न स्तर की सेवा में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इसमें आप भी बहुत सारे अपने आप ऐड कर सकते हो। जैसे पंसारी की दुकान, धोबी घाट हो गया, मोची, माली, रसोईया, मुंबई के डब्बे वाले कौन से होते हैं? जैसे हमारे यहाँ तो ये चलन नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को नौकरी पे जाना तो सुबह ही अपना घर से लंच पैक करा के ले जाता है। लेकिन मुंबई में क्या है कि वो सुबह नौकरी पे चले गए, दोपहर को उनके घर से खाना बन के आएगा गर्मा गर्म। वो कौन पहुँचाएगा? ये मुंबई के डिब्बे वाले होते हैं। उनके घर से पिक करते हैं डिब्बे को और आधा घंटे या 1 घंटे मैक्सिमम में
जिसके पास पहुंचाना होता है वहाँ पहुंचाए देते हैं। इसको आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कैसे चल रहा है। अब ये जितने भी काम हैं निम्न स्तर वाले, इन सब में शारीरिक श्रम यानी शारीरिक मेहनत लगती है, शरीर से मेहनत लगती है, और ये ज़्यादा महंगी सेवाएं नहीं होती। इस प्रकार की सेवा कम भुगतान पर ही प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की सेवा घर से, ये वाली जो सेवाएं हैं घर से भी की जा सकती हैं या घर पर ही इनको प्राप्त भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे लेखाकार जो लेखक होते हैं, परामर्श जो सलाहकार होते हैं जैसे वकील वगैरह, जो चिकित्सक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, संगीतकार आदि, ये उच्च स्तर की सेवाएं होती हैं। यह सभी सेवाएं मानसिक श्रम वाली होती है। देखो ये सारे कार्य मेंटलिस्ट वो मेहनत वाले होते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से काम करने वाली चीज़ें होती हैं सारी, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी चीज़ का कोर्स कर रखा होता है, उनके माइंड में सब कुछ स्टोर है, ठीक है। तो मानसिक श्रम वाली है। इस प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार की सेवाएं सिनेमा, रेस्टोरेंट, बाजार के पास स्थित होती हैं, ठीक है। बहुत सी सेवाएं अब नियमित हो गई हैं, जैसे महामार्ग यानी सड़कें, सेतु यानी पुलों का निर्माण और अनुरक्षण यानी रखरखाव, अग्निशमन यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं विभाग होते हैं, शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण, और ग्राहक सेवा, ये सब महत्वपूर्ण सेवा में हैं जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन सरकारों द्वारा अथवा बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनको सरकार ठेका देती है, ठीक है। ये जो सारी सेवाएं हैं इनकी निगरानी कौन करता है? सरकार करती है, या सरकार जिन कंपनियों को ठेका देती है वो करते हैं। राज्य और संघ विधान यानी राज्य सरकार कह लो एक तरीके से, राज्य और संघ विधान का मतलब राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों को क्या क्या देती है? परिवहन देती है, दूरसंचार की सेवा देती है, ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जलापूर्ति यानी जल मिलता रहे वहाँ के लोगों को, जैसी सेवाओं का विपणन यानी मार्केटिंग करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए नियंत्रण यानी देखभाल निगमों की स्थापना करती है। जैसे विद्युत निगम हो गया, ठीक है, जल निगम हो गया, नगर निगम हो गया। इस प्रकार के निगम राज्य सरकार बनाती है अपने राज्यों के लोगों को सुविधाएं देने के लिए। इसके अलावा स्वास्थ्य की देखभाल यानी जो हेल्थ से संबंधित होती हैं, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ये भी व्यावसायिक सेवाओं में आते हैं। इसके अलावा मनोरंजन जैसे टीवी, फिल्में वगैरह, नाटक वगैरह देखना, ऐसी मनोरंजनात्मक, और आनंद जिससे इंसान को आनंद मिले, ऐसी सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है कि वहाँ बाजार कैसा है। मल्टीप्लेक्स जो बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं आपके, रेस्टोरेंट की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है। यानी मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट वगैरह कहाँ खुलते हैं? जहाँ मेन मार्केट होती है, घरों और गलियों में तो खुलते नहीं है ये। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि गोल्फ कोर्स वहाँ बनाया जाता है। गोल्फ कोर्स क्या है? ये आनंद के लिए तो गेम है, और गेम क्या होता है? मनोरंजन के लिए होता है। तो गोल्फ कोर्स कहाँ बनाया जाएगा? इसके लिए बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत होती है। जहाँ ज़मीन सस्ती होगी वहीं गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। तो ये सारा कुछ सेवाओं के बारे में था। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। कौन से लोग संलग्न होते हैं, कितने होते हैं? तो कहता अधिक विकसित देशों में जैसे यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह के देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत यानी काम करने वाले जो लोग हैं वो तृतीय क्रियाकलापों में ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में होते हैं। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें तृतीय क्रियाकलाप में लोग ज़्यादा लगे होते हैं। जो तृतीय क्रियाकलाप हमने पहली वीडियो में और इस वीडियो में पढ़े हैं उनमें वो ज़्यादा लगे होते हैं, और अल्प विकसित जो कम विकसित देश हैं उनमें 10% से भी कम लोग होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी तृतीयक सेवाओं में संलग्न हैं। 75% से भी ज़्यादा लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनका जो रुझान है इसी सेक्टर के प्रति है, तृतीय क्रियाकलापों के प्रति, ठीक है। जबकि जो प्राइमरी सेक्टर है यानी प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप हैं उसमें यह प्रवृत्ति या तो चेंज नहीं हो रही या वो घटती जा रही है, उनके प्रति जो रुझान है। तो रुझान किस तरफ बढ़ रहा है? तृतीय क्रियाकलापों की तरफ, बजाय कि प्राइमरी और सेकेंडरी। किन कंट्रीज का?
कौन सी कंट्रीज़ का? वो है विकसित या डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं। हमारे जैसे देश में नहीं है, हमारे जैसे देश में तो अभी सारे कार्य चल रहे हैं। हमारे जैसे देश में तो अभी प्राइमरी और सेकेंडरी में ही ज़्यादा लोग कार्य करते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गई हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका में तो लगभग 75% से ज़्यादा लोग इसी कार्य में काम करते हैं, उनका रुझान भी इसी तरफ है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में जो जो हमने पढ़ा समझा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हो, दोबारा समझ सकते हो, और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई का नुकसान ना होने दें और इससे अपनी पढ़ाई के लिए जो जो उन्हें पढ़ना है, जो जो टॉपिक उन्हें समझने हैं, आसानी से वे भी समझ सकें। धन्यवाद।